नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से। आज का हमारा विषय जो है वो है उत्पादन फलन यानी प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है और इसके अंतर्गत परिवर्तनशील अनुपातों के नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो नियम है उसका अध्ययन करेंगे। उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उत्पादन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा एक फर्म आगतों के निर्गत में बदलती है। मतलब जो उत्पादन की प्रक्रिया उसमें इनपुट को आउटपुट में चेंज किया जाता है, आगत को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। ये ऐसी प्रक्रिया जिसमें उत्पादन के साधनों अथवा आगतों की सहायता से मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। आगतों को निर्गतों में बदलना जिससे मूल्य वृद्धि होती है उत्पादन कहलाता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी से हमने मेज बनाई तो हमारी आगत क्या हुई? लकड़ी हुई, सामान्य लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं उसको, और उससे हमने एक मेज का निर्माण किया। तो उससे क्या हुआ कि जो लकड़ी के लट्ठे थे उसकी कीमतों में वृद्धि हो गई। जैसे हमने मेज बनाया तो उसमें क्या हुआ? मूल्य वृद्धि हो गई। वो क्या? मूल्य वृद्धि ही उत्पादन कहलाता है। अलग अलग उदाहरण हो सकते हैं। तो जैसे गेहूं के उत्पादन में भूमि, बीज, उर्वरक, जल, कीटनाशक, ट्रैक्टर, श्रम आदि का प्रयोग होता है। वो सब हमारी इनपुट से, और जो उसके बाद हमारे को जो फसल प्राप्त होती है गेहूं की, वो हमारा आउटपुट हो गया यानी निर्गत हो गया। आगत और निर्गत में संबंध में कि प्रौद्योगिकी की अवस्था पर निर्भर करता है। मतलब टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है कि जो आपने इनपुट डाला है वो आउटपुट में किस तरीके से परिवर्तित होते हैं। क्योंकि उन्नतशील प्रौद्योगिकी की सहायता से, उन्हीं आगतों की सहायता से अधिक उत्पादन किया जाता है, और वहीं उत्पादन कम आगतों की सहायता से किया। मतलब जैसे अच्छी टेक्नोलॉजी होगी तो कम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, और टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं होगी तो हमने इनपुट बहुत ज़्यादा डाला है पर फिर भी हमें कई बार आउटपुट अच्छे नहीं मिलते हैं। अब जो उत्पादन फलन होता है वो अल्पकाल और दीर्घकाल दो प्रकार का होता है। तो अल्पकाल में संबंध उस समय अवधि से है जिसमें फर्म के पास उत्पादन का पैमाना बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। मतलब अल्पकाल के अंतर्गत फर्म जो है वो अपना उत्पादन आशा के अनुरूप नहीं बढ़ा पाती। यानी क्या होता है? वह परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि करके विद्यमान स्थिर साधनों का गहन प्रयोग करके केवल उत्पादन के स्तर में वृद्धि कर सकती है। मतलब एक उत्पादक जो होता है वो अल्पकाल में स्थिर साधनों में परिवर्तन नहीं कर पाता है, केवल परिवर्तनशील साधनों में ही परिवर्तन कर सकता है। और जबकि दूसरी ओर दीर्घकाल में क्या होता है कि एक फर्म जो होती है वो सभी साधन आगतों की मात्राओं को एक साथ एक ही अनुपात में वृद्धि करके उत्पादन के पैमाने में वृद्धि कर सकती है। जैसे अल्पकाल में व्यक्ति मजदूर तो बढ़ा सकता है, परंतु जैसे कोई नई इकाई बनानी है, नई मशीनरी का प्रयोग करना है, नई मशीन लगाना, वो संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों का परिवर्तन किया जा सकता है एक फर्म, परंतु स्थिर साधनों की वृद्धि नहीं कर सकता। जबकि दीर्घकाल में एक फर्म परिवर्तनशील और स्थिर दोनों साधनों की मात्राओं में परिवर्तन कर सकती है। वो हम पैमाने के प्रतिफल लॉ ऑफ रिटर्न्स में पढ़ते हैं, और जबकि परिवर्तनशील साधनों के अनुपात में हम अल्पकाल से संबंधित नियम को पढ़ते हैं। स्थिर तथा परिवर्तनशील साधन क्या होते हैं? स्थिर साधन उत्पादन के वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ परिवर्तन नहीं किया जाता। मतलब स्थिर साधन में जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे स्थिर साधन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे भूमि, मशीन। जबकि दूसरे परिवर्तनशील साधन होते हैं जो उत्पादन के वे साधन होते हैं जिनकी मात्रा में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम उत्पादन बढ़ाने अथवा घटाने के लिए श्रम की मात्रा में आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि श्रम की मात्रा में हम आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है अल्पकाल में, और वो तो परिवर्तनशील साधन होते हैं। और स्थिर साधन है जैसे कि हमारी मशीनरी हुई, भूमि हुई, किसी यूनिट पर कोई प्लांट लगाना है, तो वो सब हमारे स्थिर साधन होते हैं।
अब हम बात करते हैं उत्पादन फलन की परिभाषा क्या होती है। अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन से अभिप्राय दी हुई प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी में आगत तथा निर्गत के बीच जो भौतिक संबंध होता है उसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन फलन आगत और निर्गत में गणितीय फलनात्मक संबंध है, जिसकी दी हुई समय अवधि में साधनों के संयोग जैसे भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता और टेक्नोलॉजी से अधिकतम संभव उत्पादन किया जा सकता है। यदि केवल दो साधन है, जैसे मान लीजिए उत्पादन के जो दो साधन है श्रम और पूंजी, तो उत्पादन फलन किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से, आउटपुट यानी उत्पादन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल यानी लेबर के मतलब कैपिटल। तो यहाँ जो वस्तु है उसकी उत्पादन की मात्रा है और एफ फलन मतलब निर्भर करता है, फंक्शन है किसका? श्रम और पूंजी की इकाइयों का, जो हमें ये बताता है कि उत्पादन की मात्रा उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले श्रम और पूंजी की इकाइयों पर निर्भर करती है। यानी जो ये उत्पादन है वो किस पर डिपेंड करेगा? हमें श्रम और पूंजी की मात्रा पर निर्भर करेगा। यदि हम भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमशीलता, तो हमारे इस तरह से जो वेरिएबल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये तो हमारा हो जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर जो इधर है, और ये हमारा हो जाता है प्रतंत्र चर डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किस पर डिपेंड है? लेबर और कैपिटल पे। अब इसमें दो बातें विचार करने वाली हैं, जो कि पहला है उत्पादन फलन पर निश्चित समय अवधि अर्थात अल्पकाल और दीर्घकाल के संबंध में विचार करना। दूसरी ओर उत्पादन फलन की प्रौद्योगिकी दशा पर निर्भर करता है। अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या? एक उत्पादन फलन जो हमने पहले ही बात करी थी कि परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे एक उत्पादन फलन जो दूसरे कारक को स्थिर रखे, यानी किसी एक, जैसे दो उत्पादन फलन, जो हमारा उत्पादन था वो किसी दो तत्वों पर निर्भर करता है, श्रम और पूंजी पर। तो पूंजी ये स्थिर साधन है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हमने माना कि पूंजी स्थिर साधन है, इसमें हम अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया सकता। और अल्पकालीन उत्पादन फलन से संबंधित सिद्धांत को परिवर्तित अनुपातों का नियम अथवा साधन के प्रतिफल के नियम कहते हैं। इस नियम का अध्ययन मतलब हम बाद में इसमें पढ़ेंगे, इसी के लिए हमने ये टॉपिक कवर किया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो होता है वो इम्पोर्टेंट है। और श्रम और उत्पादन की बात हो तो दीर्घकाल में क्या होगा? दीर्घकाल में हमारे दोनों जो हम पैमाने के प्रतिफल पढ़ते हैं वो दीर्घकाल में पढ़ते हैं, जिसमें उत्पादन के परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन दोनों में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम को समझने से पहले हमें उसके उत्पादन के जो तीन माप है उनको समझना होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर ही हम परिवर्तनशील अनुपातों के नियम का अध्ययन करेंगे। तो पहला होता है कुल भौतिक उत्पाद, जिसे कि हम टीपीपी कहते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। औसत भौतिक उत्पाद, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी। और तीसरा होता है सीमांत भौतिक उत्पाद, जिसे हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी से बताते हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं कुल भौतिक उत्पाद का क्या अर्थ होता है। टीपीपी यानी किसी वस्तु की वह कुल मात्रा है जिसका उत्पादन किसी दी गई समय अवधि में साधन आगतों के एक दिए गए स्तर और प्रौद्योगिकी के साथ किया जाता है। यानी कि जो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हमारा जो भी उत्पादन हो रहा है, भूमि और पूंजी श्रम की इकाइयों से जो भी हमारा उत्पादन होता है वो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कहलाता है। जैसे कि श्रम की 2 इकाई ना पूंजी की 2 इकाइयों से हमने 26 पंखों का उत्पादन किया, तो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी टीपीपी क्या हो गया? 26 पंखे हो गए। इस प्रकार से कुल भौतिक उत्पाद होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं औसत भौतिक उत्पाद, एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है। एपीपी यानी काम में लगाई गई आगतों की प्रति इकाई उत्पाद, यानी एक इकाई से हम कितनी वस्तु का निर्माण कर पाते हैं, आगत की प्रति इकाई उत्पाद क्या है, उसे हम एपीपी कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है टीपीपी अपॉन लेबर, यानी टीपीपी एल जहाँ श्रम की इकाई, यानी कि एक श्रम की इकाई से हमें कितनी इकाइयाँ मिली है। उदाहरण के लिए 10 श्रमिक प्रतिदिन 30 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हमारी 30 कुर्सी की हो गई। और जो फैक्टर्स हमारे यूज हुए हैं लेबर, वो 10 श्रमिक हुए हैं, तो 30/10 यानी 30 कुर्सियाँ बनाते हैं, 10 लोग मिल गए
तो एक व्यक्ति जो एक श्रमिक है उसने कितनी कुर्सियां बनाई है? एपीपी, औसत फिजिकल प्रोडक्टिविटी, यानी एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी की बात होती है। औसत भौतिक उत्पाद, तो हमारा जो एक श्रमिक है उसका उत्पाद हो गया 3 कुर्सियां। यदि किसी कारक की उत्पादकता में वृद्धि होती है तो उससे संकेत मिलता है कि आगत की प्रति इकाई उत्पाद में वृद्धि हो गई है। परंतु जैसे कोई उत्पाद है, कोई इकाई जो श्रमिक है जो ज्यादा उत्पादन कर सकता है, जैसे मान लीजिए 30 से बढ़कर 40 हो जाए और ये 10 से बढ़कर 11 हो जाए, तो हमारे जो 11वां श्रमिक है उसने 10 कुर्सियां बना दी, तो हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी नहीं माना जाएगा, वो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी हो जाएगा। उसे हम इससे समझते हैं सीमांत भौतिक उत्पाद। सीमांत भौतिक उत्पाद क्या होता है? देखिए, किसी आगत का सीमांत भौतिक उत्पाद एक अतिरिक्त उत्पादन है, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी। जैसे एक अन्य आगत को स्थिर रखकर उस आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, तो उदाहरण के लिए 10 दर्जी यदि 50 कमीज प्रतिदिन बना सकते हैं और 11वां दर्जी आया और उसने 54 कमीज बना दी, तो 11वां जो श्रमिक आया उसका सीमांत उत्पादन कितना हो गया? 54 माइनस 50, यानी कि उसने 11वें श्रमिक ने 10 थे तो 50 बना रहे थे, जैसे 11वां आया तो 54 हो गई, 54 हो गई। तो यानी जो 11वां श्रमिक आया उसने 4 कमीजें बनाई, तो हमारा जो एक अतिरिक्त इकाई, आगत की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग, आगत क्या हो गया हमारा? श्रमिक, और उससे हम निर्गत में जो परिवर्तन हो रहा है यानी कि 4 कमीजें, तो आगत से निर्गत में जो अंतिम अतिरिक्त इकाई हुई उसका जो उत्पादकता होती है उसे हम मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये हो गया कि एक श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है, श्रम की एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे हम सीमांत भौतिक उत्पाद कहते हैं। और औसत भौतिक उत्पाद में जो भी टोटल प्रोडक्टिविटी हुई है, टोटल फिजिकल, उसमें हम क्वांटिटी का डिवाइड कर देते हैं। क्वांटिटी से मतलब फैक्टर्स, टोटल फैक्टर्स को डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या हुई है। और टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि जो भी एक समय अवधि में हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी से हम कुल उत्पादन कर रहे हैं वो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी होगी, जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है। तो इन तीनों का इस टेबल की मदद से हम इसको और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। स्थिर कारक यानी जो हमारे स्थिर साधन हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स हैं। परिवर्तनशील कारक यानी वेरिएबल फैक्टर्स जो हैं हमारे परिवर्तनशील कारक। तो पूंजी हमारी स्थिर कारक, यानी कि ये 2 इकाइयाँ लगी हुई है, 2 2 2 2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यानी हमने स्थिर साधन स्थिर रखकर स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं किया। और परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन होता है। तो हमने देखा टीपीपी, पहले हमने 2 इकाई पूंजी की और 1 इकाई श्रम की लगाई, तो हमने 10 इकाइयों का उत्पादन किया। फिर जैसे ही हमने श्रम की 1 इकाई और बढ़ाई, यानी 2 इकाई श्रम की हो गई और 2 इकाई पूंजी की हो गई, तो हमारी 26 इकाइयाँ आ गई। इसी प्रकार 3 4 5 6 7 8 9, तो हम श्रमिक की 1 इकाइयाँ बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारा कुल उत्पादन जो है वो भी बढ़ता चला रहा है। 10 से 26, 26 से 48, 48 से 68, 10 से 85, 96, 98, फिर 98, 90, इस प्रकार से। और एपीपी क्या होता है? एपीपी हमने कहा कि टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी में हम नंबर ऑफ फैक्टर्स का भाग दे देते हैं। तो 10 में हमने 1 का भाग दिया तो हमारे पास 10 आ गया। 26 में हमने 2 का भाग दिया तो 13 आ गया। यानी प्रति इकाई श्रमिक जो है वो कितनी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं? 48 में 3 का 16, 68 में 4 का 17, फिर 85 में 5 का 17। तो इस प्रकार से हमारा एवरेज फिजिकल प्रोडक्टिविटी देखिए 10 से 13, 13 से 16, 16 से 17, 17 से बाद स्थिर हो गया और धीरे धीरे कम होता चला गया, धीरे धीरे कम होता चला गया। टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती दर से बढ़ती है, फिर बढ़ती है और एक जगह मैक्सिमम 98 पे आने के बाद 98 और फिर 90, तो उसके बाद स्थिर हो जाती है और गिरने लगती है। और एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम होने लगती है, परंतु वो बाद में बहुत धीमी गति से गिरती है। 17, 17 से 16, 16 से 14, 14 से। एमपीपी क्या होता है? मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी 10, 16, यानी हमने एक अतिरिक्त इकाई लगाई 10 से 26 पे आए, तो हमने एक अतिरिक्त लगाई तो क्या आया? 13, तो एवरेज प्रोडक्टिविटी आई। और ये इसमें कितना परिवर्तन आया? 10 से 26 में 16 का। तो जैसे हमने एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाया तो हमारी जो उत्पादन 16 इकाइयों का बढ़ा था, 10 से 16, ठीक है। फिर 16 से 48 हुआ तो 22 इकाइयाँ,
फिर चौथा श्रमिक आया तो उसने 20 इकाइयाँ बनाई, फिर पांचवा श्रमिक आया तो उसने 17 इकाई, फिर छठा श्रमिक आया उसने 11 इकाई, फिर सातवां श्रमिक आया उसने 2 इकाई। तो इस प्रकार से देखिए जैसे जैसे अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करते चल रहे हैं, क्योंकि स्थिर साधन का प्रयोग तो हो रहा है, अब इसका स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग हो चुका है इस तीसरी चौथी पांचवी इकाई तक, फिर भी हम इसके ऊपर भार बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं और हमारा जो प्रोडक्शन है वो गिरता चला जाएगा। जैसे कि हम खेती का उदाहरण लेते हैं कि 1 एकड़ भूमि पे यदि पहले एक श्रमिक काम कर रहा है तो अब स्थिर साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है, और फिर हमने एक श्रमिक और बढ़ाया, फिर एक श्रमिक और बढ़ाया, फिर एक श्रमिक और आया, तो इस प्रकार से क्या धीरे धीरे हमारे संतुलन होता गया स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का। जब संतुलन होता चला गया तो फिर धीरे धीरे हमने देखा कि एक समय ऐसा आया कि हमने स्थिर साधन का पूर्ण प्रयोग कर लिया। तो इस प्रकार से हमने देखा टीपीपी, एपीपी और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है उसका अध्ययन किया, समझा।